एपिसोड 15। युग और अमोदिता सीढ़ी चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अमोदिता के पैर डर के मारे कांप रहे थे। युग बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। युग से रहा नहीं जाता और वो उसे पूछ ही लेता है। अमोदिता, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। जब से मैंने वंदना भाभी का जिक्र किया है तब से तुम्हें बहुत घबराहट हो रही है। आखिर बात क्या है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है। क्या कहा युग जी आपने? मैं घबरा रही हूँ? नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। भला मैं क्यों घबराऊंगी? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं अमोदिता, तेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। बताओ ना क्या हुआ है। तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे? अमोदिता धीरे से कहती है। आपको वंदना भाभी के बारे में नहीं पता? युग सोचते हुए कहता है। क्या नहीं पता? जरा खुद सोचो कि देखो, मैं 13 साल बाद आया हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अमोदिता अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है। अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी युग जी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहता है। अमोदिता बात मत घुमा, बताओ क्या बता रही थी तुम वंदना भाभी के बारे में मुझे? वो युग जी, वो जो वंदना भाभी है ना, वो थोड़ी। अमोदिता बोलते बोलते रुक जाती है और बात को पलटते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है। देख, वो रहा वंदना भाभी का कमरा। जब युग उससे और अपनी नजर करता है तो देखता है उसके सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है। अरे दरवाजा तो बंद है अमोदिता। नहीं युग जी, ये बस टिका हुआ है। आप हल्का सा धक्का देंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है। नहीं युग जी, आप जाइए, मुझे काम है। अरे ऐसा क्या काम है तुम्हें भी? मेरे साथ अंदर चलो ना। नहीं युग जी, बात को समझिए, मैं नहीं जा सकती। आप अंदर जाइए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर युग का अगला सवाल सुनने बिना ही अमोदिता वहां से चली जाती है। अमोदिता को वहां से जाते हुए देखकर युग को बड़ा अजीब सा लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे तो अपनी वंदना भाभी से मिलना था। युग दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते हुए कहता है। वंदना भाभी देखिए, मैं आ गया हूँ। कोई जवाब नहीं आता। युग फिर से आवाज लगाता है। वंदना भाभी जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। आपका युग। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब वह कोई जवाब नहीं आता तो युग बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लेता है। अच्छा, आपको बाहर नहीं आना तो मत आइए, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ भाभी। इतना कहकर युग दरवाजे को हल्का सा धक्का दे देता है। जैसे ही युग दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। इस तरफ रोंगामुचा गांव के सरपंच रतन पाली के घर के आंगन में मीटिंग बैठी हुई थी। आंगन में 3 कुर्सी लगी हुई थी, जिसमें एक कुर्सी में बंगाल मुड़ा गांव का सरपंच भूपेंद्र विक्सी, दूसरी कुर्सी पर रोंगामुचा गांव का सरपंच रतन पाल और तीसरी कुर्सी पे बड़े पापा दलीप बैठे हुए थे। युग के मामा सुदेश हमेशा की तरह दलीप के पीछे खड़े हुए थे। आंगन में करीब 40-50 लोग थे, जिसमें से कुछ खड़े थे तो कुछ बैठे हुए थे। बड़ी आस लगाकर कुर्सी पर बैठे तीनों आदमियों की ओर देख रहे थे। बंगालमुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र पाल थोड़ा एसएमएस में पढ़कर दलीप से कहता है। दलीप जी, आपको तो पता है ना कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है? भला आपसे क्या छुपाना है? हम तो ये मीटिंग रखना ही नहीं चाहते थे, पर क्या आपको तो पता ही है, बंगलामुड़ा गांव और रोंगामुचा गांव दोनों की ही नियमित कानून सबके लिए बराबर हैं। वो गांव के लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी इस मीटिंग से। दलीप अपने मूंछों को ताकत देते हुए कहता है। पता है, हमें मत सिखाओ और सीधे मुद्दे पे बात करो, समझे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और भी काम है हमें। दलीप का गुस्सा देखकर गांव वाले डर से जाते हैं, पर रतन पाली बड़ी हिम्मत करके कहता है। सुना है कि लड़के ने गिरवी कोठी का दरवाजा खोल दिया है। रतन पाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले भूपेंद्र बोल पड़ता है। सुना नहीं है रतन जी,
मेरे आदमी तो खुद उस कोठी को बड़ी हिम्मत करके देखकर आए हैं। उसका दरवाजा खुला हुआ है और सुनने में आया है कि वो लड़का और कोई नहीं है, वह लेखक साहब अनुराग जी का बेटा है। युग के बड़े पापा दिलीप कुछ नहीं कहते। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बात सुन रहे थे। भूपेंद्र को सवाल करते हुए देख रतन की हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी सीना चौड़ा करते हुए कहता है, आपको तो पता ही है ना कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उस गिरवी कोठी को बंद करने के लिए। कल ही किश्नोई नदी पर ढेर सारे मरे हुए कौवे मिले थे। मौत के पहले का संकेत है, संकेत कि वो आने वाली है, और यदि वो फिर से आ गई तो गांव में फिर से मर्दों के शिकार होना शुरू हो जाएंगे, और यदि ऐसा हो तो दोनों गांव को वापस शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। दिलीप अभी भी कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मूंछों को घुमाए जा रहा था। दिलीप को यूं चुप बैठा हुआ देखकर भूपेंद्र और रतन तो हैरान थे ही, पर उससे ज्यादा गांव वाले थे, क्योंकि गांव वालों ने आज तक दिलीप को इतनी देर तक चुप बैठा कभी नहीं देखा था। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। दिलीप अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, जो कहना था कह दिया। अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों गांवों की जितनी फिक्र मुझे है उतनी किसी को नहीं है, यहाँ के सरपंचों को भी नहीं। जैसे ही दिलीप की ये बात कहता है, रतन और भूपेंद्र तिरछी नजरों से दिलीप को देखने लग जाते हैं। कहते हैं कुछ नहीं। दिलीप अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहता है, सारा गांव जानता है कि इस गांव में यदि पक्की सड़क, स्कूल, बांध जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका सारा पैसा मैंने दिया है, तो मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई नहीं सोच सकता, समझे आप लोग। रतन बीच में ही दिलीप को टोकते हुए कहता है, पर दिलीप जी, इन सब बातों का गिरवी कोठी देना है। दिलीप गुस्से से कहता है, मेरी बात तो पूरी होने दो पहले रतन। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई सोच भी नहीं सकता। और रही बात गिरवी कोठी की, तो बस दरवाजा खोला है, यक्षिणी भी अभी उस कमरे के अंदर है जहां पर उसे तीनों धर्म गुरुजनों ने कैद किया था। मेरे भाई अनुराग का बेटा युग जो शहर से आया है, उसे पता नहीं था इस बारे में कि गलती से ये उसे गिरवी कोठी खोल दी। जल्दी ही कोठी वापस बंद हो जाएगी, आप लोग फिक्र ना करें। हर कोई ध्यान से दिलीप की बात सुन रहा था। सब लोग एक टक नजर उसकी ओर देख रहे थे। दिलीप अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, और अब किसी को कुछ कहना हो या पूछना हो तो पूछो। कोई कुछ नहीं पूछता, क्योंकि गांव वालों के मन में दिलीप का बहुत खौफ था। कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। दिलीप अपनी कुर्सी पर से उठता है और गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और वहां से जाने लग जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। युग के समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना भाभी ने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, जबकि बाहर लाइट तो थी। युग वंदना को आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी कहाँ पर हैं आप अंदर ही हैं ना। कोई जवाब नहीं आता। युग वंदना को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था कि खामोशी और अंधेरा बढ़ते जा रहा था। युग बार बार वंदना को पुकार जा रहा था, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। युग वंदना को पुकारते हुए कहता है, वंदना भाभी कहाँ पर हैं आप, अंदर ही हो ना आप, यहाँ पर हो ना आप या नहीं। युग वंदना को पुकारते हुए आगे बढ़ते ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक काला साया निकलता है और वो झट से पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो पीछे मुड़ता है तो वो काला साया वहां से जा चुका था। पता नहीं कि उसके पीछे से थोड़ी देर पहले क्या चीज गुजरी। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके हाथ पैर सुने पड़ जाते हैं। वो उल्लू की तरह अपनी आंखें तेज करके अंधेरे में देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे,
जिस कारण उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। एक कारण यह भी था कि वो अंधेरे में बैठी हुई थी। युग मन ही मन सोचने लगता है, जरूर ये वंदना भाभी होगी, क्योंकि विराट भैया के गुजर जाने के बाद वंदना भाभी ने विधवा का तौर तरीके अपना लिए हैं। युग धीरे से कहता है, वंदना भाभी, आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? लाइट तो है, फिर आपने लाइट जलाई क्यों नहीं? बिस्तर पर बैठी हुई औरत कुछ जवाब नहीं देती है, पर युग अपनी बात आगे जारी रखता है और कहता है, वंदना भाभी, आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलिए। आपको पता है, यहाँ पर स्पेशली सिर्फ मैं आपसे बड़ी माँ से मिलने आया हूँ, वरना आपको तो पता ही है, बड़े पापा को देखकर मेरा यहाँ पर आने का मन भी नहीं करता। वो औरत फिर से कुछ जवाब नहीं देती। युग बातें करते करते अपने कदम बिस्तर पर बैठी हुई औरत की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इस तरफ रजनी अपने कमरे के अंदर थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसने सारे कमरे का सामान बिखरा दिया था। रजनी कमरे के अंदर रखी अलमारी खोलती है और उसका सामान बाहर फेंक देती है। कुछ ढूंढने लग जाती है, तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है और हैरानी के साथ पूछती है, माँ, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुनकर पहले तो रजनी घबरा जाती है, पर जब वो पीछे पलट कर देखती है तो अमोदिता ने उसे आवाज दी थी, तो चैन की सांस लेने लग जाती है और वापस से अपना कुछ सामान ढूंढने लग जाती है। अमोदिता फिर से पूछती है, माँ बताओ ना, कुछ ढूंढ रही हो क्या? रजनी बात को पलटते हुए कहती है, तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तो तुम्हें युग के साथ वंदना के कमरे में भेजा था ना। अमोदिता में जवाब देती है, हाँ माँ, पर मैं युग जी के वंदना भाभी के कमरे के पास छोड़कर वापस आ गई। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, तुझसे मैंने युग के साथ इसलिए भेजा था ताकि तू उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसकी बातों में फंसाए, बचपन की बातें याद दिलाए, पर तू तो एक नंबर की डोर निकली। और एक बात बता, इतनी भी क्या जल्दी थी तू नीचे आने की? तू युग को वहां पर छोड़कर क्यों आ गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, आप तो जानती हैं ना माँ, वंदना भाभी की हालत, मुझे उनसे डर लगता है, उनके पास जाने में भी। रजनी अपने हाथ को अमोदिता के सर पे मारते हुए कहती है, क्या कहा? डर लगता है? कैसी लड़की है? अरे तू, मुझे तो तुझे पर शक होता है कि तू मेरी बेटी है या नहीं। काला जादू करने वाली कब से डरने लग गई? वो डरते हैं नहीं हैं, बल्कि अपनी काली विद्या में पूरी दुनिया को डराती हैं, समझी? समझ रही हूँ माँ, पर मैं तो अभी ये जादू टोना करना सब सीख रही हूँ ना, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ। रजनी अपने भाव उठाते हुए कहती है, हाँ वो देखिए, मुझे ये बात, तूने चाय की ट्रे क्यों गिरा दी? वो माँ, मैंने कोई जानबूझकर नहीं गिराई थी, चाय की ट्रे गलती से गिर गई थी। क्या कहा गलती से? नालायक लड़की, तुझे पता है ना, इन काली विद्याओं में गलती नहीं चलती, गलती की सजा सीधा मौत की होती है, समझी? अमोदिता अपने माँ की बातों का कुछ जवाब नहीं देती। वो शांति के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर आज तू युग को चाय पिला देती तो सारी बात बन जाती। बस एक बार युग तेरे वश में आ जाता है, फिर देखना था क्या होता है। यहाँ पर जो भी है सब अपना ही होता। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है, माँ तू फिक्र क्यों कर रही है? अगर हम युग जी को चाय नहीं पिला पाए तो क्या हुआ? खाना तो आज युग जी यहीं पर खाएंगे ना। हम उसे उन कुछ मिला देंगे जिसे वो हमारे वश में आ जाएंगे। नालायक लड़की, ये जादू टोना है, कोई मदारी का खेल नहीं। जब मन चाहा शुरू कर दो। इसका भी एक वक्त होता है, समय सीमा होती है, हर कभी भी नहीं किया जाता ये सब, समझी? अमोदिता शर्म से अपने सिर नीचे झुका लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक काली विद्या को दिन में बस एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं। अब हम दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा और उसे भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तब अगला दिन शुरू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे माँ? रजनी वापस से अलमारी की दराज में कुछ ढूंढते हुए कहती है, वही तो ढूंढ रही हूँ, बस एक बार वो मिल जाए, फिर देखना।
पर आप ढूंढ क्या रही हो माँ? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, समझी तू? तू बस अब एक काम कर, कैसे भी ये युग के बाल ले आ। हम उसका एक बाल भी मिलेगा या तो बात बन जाएगी। अगला जादू टोना हम उसी से करेंगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी युग जी के बाल लाने की। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, कोशिश नहीं, मुझे युग के बाल चाहिए, वरना भूल जा युग को, समझी? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी युग जी के बाल। इस तरफ रजनी और अमोदिता युग पर जादू टोना करने की युग वंदना के कमरे में था और घबराया हुआ था, लग रहा था, क्योंकि वो जब से वंदना से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाले। युग उस औरत के पास बैठते हुए कहता है, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसा अच्छा थोड़ी न लगता है जब बस मैं ही आपसे बातें कर रहा हूँ। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। युग के इतना कहते ही बिस्तर पर बैठी औरत एकदम से रोने लग जाती है। युग घबराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? वह औरत युग का सवाल का कुछ जवाब नहीं देती, रोए जा रही थी। युग भाभी भाभी कहते ही उसे औरत के पास जाने लग जाता है और जैसे ही उसे औरत को छूता है, वो औरत अपने दोनों हाथों से युग का गला पकड़ लेती है। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसकी वंदना भाभी तो थी, पर पहले के मुकाबले से उन्हें काफी बदलाव आ गया था। वंदना का चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सब शक्कर पड़ गए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत कमजोर हो गई थी। उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। युग अपना गला छुटाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? आप मेरा गला क्यों दबा रही हो? छोड़िए मुझे। वंदना गुस्से से कहती है, दरवाजा खोलकर तू मुझे पूछ रहा है कि मैं तेरा गला क्यों दबा रही हूँ? ये आप क्या बोल रही हो भाभी? किस दरवाजे की बात कर रही है मेरे? कुछ समझ नहीं आ रहा। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, ये यक्षिणी के कमरे का दरवाजा। यह बात सुनकर युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वंदना भाभी को कैसे पता लगा कि यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना।